खबरों का सजा बाजार है, कोई सत्ता पक्ष तो कोई विपक्ष का हथियार है, लेकिन हम जो खबर लेकर आए हैं इसमें धार है। खबरधार के हमारे इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां हम बिहार के उन राजनीतिक पहलुओं पर चर्चा करेंगे, उस शब्द पर चर्चा करेंगे जो बिहार में 2020 से जब से सरकार बनी है तब से चर्चा में है। सरकार गिराने की बात, सरकार बदलने की बात, ये शब्द लगातार आप भी सुन सुनकर पक गए होंगे, लेकिन अब इस खबर में हम आपको बताएंगे कि सरकार गिराने के लिए जिन व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया जाता है वो व्यक्ति असल में जिम्मेदार है नहीं, वो व्यक्ति बलि का बकरा बन रहा है। ये जो कहावत है कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में सटीक बैठती है। इस खबर में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से बिहार में जब भी सरकार गिरने की बात होती है तो चर्चा जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी की होती है, लेकिन असल में सरकार गिराने के लिए कोई और व्यक्ति मादा रखता है। सरकार गिराने की बात कोई और व्यक्ति करता है। सरकार गिराने को लेकर जो चर्चा होती है वो शुरू कहीं और से होती है और अंत में मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी पर जाकर अटक जाती है। इसलिए कि एनडीए गठबंधन दल के वो अहम पहलू भी हैं और छोटे दल हैं, उनकी जिम्मेदारी बहुत ही महत्वपूर्ण है बिहार की सरकार में या बिहार के विकास में। आज उन पहलू पर चर्चा होगी जो असल में सरकार गिराने के लिए जिम्मेदार है। बात हम शुरुआत से करते हैं। बिहार में भाजपा ने अपने सत्ता में अपने नेतृत्व में परिवर्तन किया। अध्यक्ष के तौर पे संजय जायसवाल को जब बिहार भेजा गया तो चर्चा यह थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा के बीच जो सुशील मोदी कोऑर्डिनेशन बनाया करते थे वो गैप होगा, और असल में हुआ यही भी। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता गया, सरकार के लगभग 1 साल के आसपास हो चुके हैं, यानी 1 साल से कुछ ही समय ज्यादा हुआ है, और 1 साल से एक ही बात पर चर्चा हो रही है कि सरकार गिर जाएगी। प्रतिपक्ष के नेता का भी दावा होता है, होली बाद, खरमास बाद 3 महीना 45 दिन, ये शब्द आम हो चले हैं और सभी पार्टी के प्रवक्ताओं का भी यही दावा होता है। लेकिन हम उन पहलुओं को आज छुएंगे जिनके आधार पर यह माना जाना चाहिए कि आने वाले दिनों में अगर सरकार गिरती है तो जिम्मेदार मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी नहीं है, ये लोग हैं। कई पहलुओं पर चर्चा होगी। हमारे पास कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके आधार पर हम आपको बता देंगे। 3 के बदले 50 विकेट गिरा सकते हैं, परसों का ही बयान है। 2 दिन से यह बयान चल रहा है। यह बयान संजय जायसवाल का है। अरुणाचल में आप कर सकते हैं और हम नहीं कर सकते हैं, यह बयान है संजय सिंह का। सम्राट अशोक के मामले पर भाजपा से जोड़कर उस साहित्यकार को देखना उपेंद्र कुशवाहा का हठधर्मिता कि माफी मांगनी तो पड़ेगी। आरसीपी का किनारा किया जाना जदयू के अंदर से, और 10 मार्च यानी उत्तर प्रदेश चुनाव का परिणाम, ये तमाम पहलुए हैं। अब विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। 3 के बदले 50। पिछले दिनों जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने लखीसराय में कार्यक्रम के दौरान 3 भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ताओं को, जिला कमेटी की टीम को जदयू में शामिल कराया। उसके बाद भाजपा आक्रोशित हुई और संजय जायसवाल ने कह दिया कि हम चाहें तो रोज 50 लोगों को शामिल करा सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ती है। संजय सिंह ने साफ कह दिया कि आप अरुणाचल प्रदेश में हमारे विधायकों को तोड़ते हैं और अपने पार्टी में शामिल करा लेते हैं, तब हमने कुछ नहीं बोला था, और आपके कार्यकर्ता शामिल होते हैं तो बेचैनी शुरू हो जाती है। यह बात संजय सिंह जदयू के पूर्व में मुख्य प्रवक्ता रहे हैं, उन्होंने कहा। सम्राट अशोक मामले को लेकर आपको याद होगा किस तरीके से सम्राट अशोक औरंगजेब की तुलना की गई थी। उपेंद्र कुशवाहा काफी एग्रेसिव थे। उनका कहना था कि जिन्होंने ये बातें कही हैं वो भाजपा से जुड़े हुए हैं। भाजपा ने उस पर एफआईआर भी दर्ज कराया था, फिर भी उपेंद्र कुशवाहा बात नहीं मान रहे थे। इसके पीछे का कारण यह भी है, उपेंद्र कुशवाहा ने जब केंद्रीय मंत्रिमंडल को ठुकराया था उस समय यह चर्चा शुरू हो गई थी कि उपेंद्र कुशवाहा ने इतना अच्छा ऑफर क्यों ठुकराया। उपेंद्र कुशवाहा और भाजपा के बीच जो लड़ाई है वो उसी समय से चलती आ रही है। उपेंद्र कुशवाहा नहीं चाहते हैं कि बिहार में भाजपा और जदयू के रिश्ते मधुर रहें। बात आगे बढ़ती है तो जदयू के पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह को किनारा किया जाना, चर्चा लगातार होती है आरसीपी सिंह को लेकर।
आरसीपी सिंह पार्टी में ये कर देंगे वो कर देंगे, ये तमाम बातें हैं और ललन सिंह आरसीपी सिंह के लोगों को लगातार साइड कर रहे हैं। साफ है कि कहीं ना कहीं ललन सिंह इस पार्टी में अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पद पर उपेंद्र कुशवाहा और प्रशांत किशोर स्थापित हो चुके हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा जाना, मुकेश सहनी का बागी तेवर समझ में आता है। मुकेश सहनी क्या चाहते हैं, लेकिन जदयू क्या चाहती है ये बात भाजपा नहीं समझ पाती है। जदयू के कई बड़े नेताओं का दावा है कि 20 के चुनाव में चिराग पासवान को मोहरा बनाकर बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है, अब उसका बदला लेने का समय आ गया है। उत्तर प्रदेश चुनाव में, झारखंड के चुनाव में नीतीश कुमार आगे बढ़ते हैं और भाजपा को हरा देते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश का परिणाम आना बाकी है। परिणाम में बताए जा रहे हैं कि यह परिणाम भाजपा के पक्ष में जाएगा, लेकिन फैसला क्या होता है यह भी एक बड़ा सवाल है। ये जो तमाम पहलू हैं, इससे साफ है कि भाजपा और जदयू के बीच जो कड़वाहट है वो कहीं ना कहीं यही नेता पैदा कर रहे हैं। और आपको एक और नेता जो बैकडोर से लगातार हमला कर रहे हैं उनके बारे में चर्चा करना चाहेंगे। खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वो एजेंडा सांप्रदायिकता वाला। हरिभूषण ठाकुर बचौल, सदन में उनके बयान को लेकर लगभग दिन हंगामा हुआ है और एक बार फिर से उन्होंने बयान दिया है और कहा है कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जो उस तबके के लोग हैं, उसको वोटिंग राइट छीन लेना चाहिए। फिर से भाजपा के एक विधायक ने दावा किया कि हम आपके वोट से ही जीत कर आते हैं क्या। ये वही लोग हैं जो भाजपा और नीतीश कुमार के गठबंधन के लिए काल हैं, यानी नीतीश कुमार को अगर काल के गाल में कोई लेकर जाएगा तो यही लोग हैं और इन्हीं लोगों की वजह से बिहार की सरकार गिरेगी। बिहार की सरकार अगर गिरती है तो जिम्मेदारी इन्हीं लोगों पर मढ़ा जाना चाहिए। मुकेश सहनी को लेकर चर्चा होती है, मुकेश सहनी सरकार गिरा देंगे। मुकेश सहनी पहले ही कह चुके हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार बिहार की जनता ने दी है और 5 सालों तक यह सरकार चलेगी। जनता की गाढ़ी कमाई से सरकार चुनाव कराती है, इलेक्शन कमीशन चुनाव कराती है और ये जो पैसा है हम जाया नहीं जाने देंगे। सरकार रहेगी, 5 सालों तक चलेगी, हमारी जो मांगे हैं हम रखेंगे। तो इन तमाम पहलुओं को अगर जोड़कर देखें तो साफ है कि संजय जायसवाल और भाजपा के आसपास के लोग, यानी आसपास के लोग कहने का मतलब जो आरएसएस के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ते हैं, वो लोग नीतीश कुमार पर ज्यादा एग्रेसिव है, मोर देन सुशील कुमार मोदी टीम। यानी सुशील कुमार मोदी का जो टीम था वो कम एग्रेसिव था। सुशील मोदी का जो टीम है अभी भी सरकार में है और मंत्रालय में है, वो चाहता है कि सरकार रहे, लेकिन संजय जायसवाल और आरएसएस का जो टीम है वो साफ तौर पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कमान से बाहर है। भागलपुर हमले को लेकर, भागलपुर बम विस्फोट को लेकर भी चर्चा हुई तो आज ही संजय जायसवाल ने साफ कर दिया कि बिहार पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर की नाकामी है। यानी एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर करारा हमला बोला गया है। अब जब बिहार के मुखिया पर हमला बोला जाएगा और जिस पार्टी के नेता बिहार के मुखिया हैं तो उनके द्वारा इस पर जवाब दिया जाना लाजमी है। जातिगत जनगणना, विशेष राज्य का दर्जा, जनसंख्या नियंत्रण, तमाम मुद्दे हैं। नीरज कुमार बयान लगातार देते हैं, संजय सिंह खुले तौर पे बयान दे रहे हैं। अभिषेक झा और बिहार प्रदेश के अध्यक्ष के बीच जो कहासुनी हुई, आपको याद होगा, एक प्रवक्ता और एक जो बड़ी पार्टी है उसके प्रदेश अध्यक्ष के बीच कहासुनी होना, यानी साफ है कि सत्ता में जो पावर उनके पास सेंट्रलाइज है उसका उपयोग वो करना चाहते हैं और अभिषेक झा ने उसी का नुमाइंदा पेश किया है और साफ तौर पे बताया है कि मुख्यमंत्री हमारे दल के हैं और हम बिहार में डोमिनेट करेंगे। ऐसे में ये लोग बिहार सरकार गिराने के लिए अहम जिम्मेदार होंगे। फिलहाल इस खबरदार में इतना ही। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। ऐसे ही अंदर की खबरें लेकर हमेशा आते रहेंगे, जिससे कहीं ना कहीं हर रोज कोई ना कोई पार्टी शिकार होगा। आज भाजपा और जदयू शिकार हुई है, आज वो लोग शिकार हुए हैं इस खबरदार में जो बिहार सरकार गिराने के लिए जिम्मेदार बताए जा रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।